अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर सैयद दानिश शाह अपने चैनल डॉक्टर दानिश शाह फाउंडेशन की तरफ से आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं जो है वो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में जाता हूँ तो लोग एक ही सवाल करते हैं और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी ये सवाल करते हैं कि शायरी किस तरीके से की जाए। तो यही मैं एक छोटा सा कोर्स लेकर के किस तरीके से हम जो है ना वो शायरी का आगाज़ करें कि शायरी करने के लिए कौन सी चीज़ें जो है को सीखना जो लाजमी होता है, किस तरीके से शायरी में करते हुए उसका वज़न तसलसल बरकरार रखा जाए, कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम शायरी को सीख कर एक अच्छे शायर बन सकते हैं। पहले तो जो एक सवाल मेरे पास आया था वो ये था कि तखल्लुस किसे कहते हैं। अब तखल्लुस कहाँ से आया, क्यों लिया गया, इसकी थोड़ी सी डिटेल है, ये फिर आगे वीडियो में बात करेंगे। तखल्लुस उसे कहते हैं, उस छोटे से नाम को कहते हैं जो शायर अपने नाम के साथ लगाता है या किसी भी शायरी में किसी भी शेर में क्या कहते हैं उस नाम को लगाकर जो है ना वो अपनी शायरी लिखता है जो उसकी पहचान बन जाता है। यानी कोई भी छोटा सा नाम शायर अपने साथ रख लेता है। जैसे इकबाल है, इकबाल ने अपना तखल्लुस इकबाल ही रखा। तो मीर तकी मीर है, मीर ने अपना तखल्लुस मीर रखा और मेरा तखल्लुस जो है वो साकी है। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ जो है ना तखल्लुस होते हैं शायरों की पहचान के लिए, जो छोटा सा नाम अपने नाम के साथ रखते हैं। उसके ऊपर एक निशानी दी जाती है पहचान के लिए कि ये शायर का तखल्लुस है। तो वो निशानी कहाँ से आई, कैसे आई, इसके ऊपर भी बाद में बात करेंगे। अभी जो चलते हैं शॉर्ट वीडियो जो कि शायरी करने के लिए कौन सी चीज़ें आपको सीखना लाजमी है। ये एक रब्त होता है कि फॉर एग्जांपल आप अगर कोई चीज़ सुन रहे हैं या कोई चीज़ आपके दिमाग में आ रही है या कोई शेर या गाना वगैरह या नात वगैरह आप सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उसके मुताबिक आप गुनगुना रहे हैं, आपको उसकी तर्ज कैच करना आ रही है या फिर उसी के तसल्सल आप कोई ना कोई वर्ड कोई ना कोई शेर उसके तर्ज में लिख जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आप शायरी सीख सकते हैं। अगर आपको दिलचस्पी नहीं है, अगर आप क्या कहते हैं शेर और शायरी से ताल्लुक़ ही नहीं रखते, उसको सुनते ही नहीं है, उससे आपका लगाव ही नहीं है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लें आप शायरी नहीं सीख सकते। हर किसी के अंदर जो है ना वो एक खूबी पाई जाती है। किसी के अंदर शायर बनने की खूबी होती है, किसी के अंदर डॉक्टर बनने की खूबी होती है, किसी के अंदर मुसन्निफ बनने की खूबी होती है। तो वो खूबी होना एक कुदरती बात होती है, लेकिन उसमें निखार पैदा करने के बाद यानी उसको सीखना है, आगे लेके तसल्सल चलना है, जो उसकी थोड़ी बहुत गलतियां हैं उसे हमने रिमूव करना होता है। तो यही चीज़ शायरी के साथ है कि आपके अंदर शायरी सुनने का, शायरी करने का एक ज़ौक़ और शौक़ पैदा हो। आप कोई भी कलाम सुन रहे हैं तो उसके साथ साथ आप गुनगुना रहे हैं या फिर उसके ही जैसा आपने एक शेर अपने जहन से बना लिया। अब उसमें वज़न है नहीं है, वो शेर प्रॉपर तरीके से है नहीं है, ये वो पूरी बात की बात है, लेकिन आपने एक प्रॉपर चीज़ बना ली तो देन आप शायरी कर सकते हैं। अब रह जाती है कि शायरी किस तरीके से करनी चाहिए। पहला यह है कि आपने जिस ज़बान में शायरी करनी है, ख्वाह वो उर्दू हो, इंग्लिश हो, सिंधी हो, फ़ारसी हो, सराइकी हो, जिस ज़बान में आपने शायरी करनी है उस ज़बान को बोलना, उसके मुज़क्कर मुअन्नस की पहचान, उसके वाहिद जमा की पहचान, रमूज़ व औक़ाफ़ की पहचान, ज़ेर ज़बर की पहचान आपको होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप बेतहाशा जो है वो मुज़क्कर मुअन्नस की उसमें गलतियाँ कर रहे हैं, आप वाहिद जमा की गलतियाँ कर रहे हैं और आप शायरी कर सकते हैं। नहीं, आप जिस ज़बान में शायरी करते हैं कम से कम उसे आपको ठीक तरीके से बोलना और समझना आना चाहिए, फिर आप उस ज़बान में शायरी करने का सोच सकते हैं। अब ये नहीं कि मुज़क्कर मुअन्नस की गलतियाँ जो है ना वो बिल्कुल ही नहीं की जाए, नहीं हो जाती हैं, लेकिन बेतहाशा गलती करना ये फ़िक्र की बात होती है। तो शायरी के लिए जिस ज़बान में आप शायरी कर रहे हैं उस ज़बान को आपको जानना, उस ज़बान को बोलना और उस ज़बान की कम से कम थोड़ी बहुत ग्रामर आपको आनी चाहिए, तो फिर आप उसमें शायरी कर सकते हैं। दूसरा जो हमें जो है ना रब्त है, इसमें क़वाइद है जिसको हमें सीखना है, वो है शायरी का मुताला करना। यानी आप आजकल जो है वो नेट के ऊपर भी और PDF के अंदर भी शौरा की किताबें यूँ ही मिल जाती हैं, या आपको जो भी शायर पसंद है, जिससे आपको लगाव है, जिससे आपका तसल्सल मिलता है, उस शायर को आप पढ़ें, शायरी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा कि शायरी को किस तरीके से हम जो है ना वो अपने
लफ्ज़ों में ढाल सकें। देखिए, शायरी एक वो चीज़ है कि शायर अपने हालात, अपनी सोच, अपने वाक़यात को जो है वो शायरी की शक्ल में पेश करता है, यानी मुख्तसर शक्ल में। आप कोई भी बात, कोई भी जुमला किसी से कह देते हैं, लेकिन शायर उसे अच्छे तरीके से खूब तर बनाकर, एक महसूस करने वाला अंदाज अपनाकर उसे अपनी शायरी के अंदर डालकर लोगों से वो बात कहता है। ठीक है, उसमें जो है वो मुहावरात का भी कभी कभी इस्तेमाल होता है और कभी कभी जो है ना वो तशबीह का भी इस्तेमाल होता है। तो ये आगे चल के हम सीखेंगे किस तरीके से शायरी का मुताला करना है। जितना आप मुताला करेंगे उतनी आपके पास जो है ना क्वांटिटी इसकी शायरी की और शायरी करने के ज़ौक़ और शौक़ में आपका इजाफा होगा। फिर उसके बाद जब आप शायरों को सुनना, शायरी का मुताला करना शुरू कर देते हैं, तो साथ ही तीसरा उसूल क्या है कि आप लिखना शुरू करें। ये मत सोचें कि आप जो है आपका अभी शुरू में आपका वज़न जो है शायरी का वो होगा या नहीं होगा, या आपको क्या कहते हैं वज़न बरकरार रखने की ज़रूरत है, या मेरा शायर जो है ना वो गलत जा रहा है। नहीं, आपने फ़िलहाल लिखना है, क्योंकि लिखार वो जो है उसके रूल्स ऑफ रेगुलेशन सीख के वो आगे आते हैं। अब कुछ शोरा ऐसे होते हैं कि जिसमें कुदरती ये चीज़ पाई जाती है कि उनका जो शेर होता है वो एक वज़न के साथ होता है, ख्वाह वो शायरी को सीखे या न सीखे। ये खुदा की एक नेमत होती है। जैसे कुछ गुलकारों के अंदर, कुछ नाख़्वानों के अंदर या फिर कुछ मुसन्नफ़ों के अंदर ये चीज़ पाई जाती है, तो इसी तरीके से शोरा के अंदर भी ये चीज़ बहुत कम पाई जाती है कि कुदरती उनको ये चीज़ मिले कि वो कोई शेर लिखे और उसमें उन्होंने वज़न रखना या उसके ज़वाबित सीखे भी ना हो तो उनका शेर परफेक्ट जाए। लेकिन जो शायरी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो शायरी करने का शौक़ रखते हैं, उनके लिए ये चीज़ें सीखना एक लाजमी है। तो आप जैसा भी शेर आ रहा है आपको, आप उससे लिखना शुरू करें। और आपने कोई शेर सुना हो तो उसके ऊपर वो शेर, वैसा ही शेर बनाने की कोशिश करें। तो आप देखेंगे कि आपने एक चीज़ बना ली होगी। अब उसमें वज़न का तयन करना कि भाई वज़न किस तरीके से रखना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, वो बात की बातें हैं। उसके ऊपर एक मुकम्मल कोर्स जो है ना वो मैं लेकर आ रहा हूँ। तो अभी आपने क्या करना है, सिर्फ शायरी को पढ़कर मुताला करके और लिखना है, लिखते जाना है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी शायरी में आपका निखार आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर जो शायरी सीख रहे होते हैं वो यहाँ पर आके रुक जाते हैं। जो चौथा पॉइंट है वो है हमारा शायरी में वज़न रखना, वज़न शायरी। अब इससे सीखना एक लाजमी होता है कि इस शेर को कैसे लिखना है, कितना वज़न उसके अंदर, यानी आप जो फॉर एग्जांपल कोई भी धुन सुनते हैं या गाने सुनते हैं, वो एक तर्ज में, एक तसलसल में चल रही थी क्योंकि उसके अंदर वज़न होता है। अब इसी तरीके का वज़न हमारे वोकल में भी होता है, हमारे साउंड में भी होता है कि अगर कोई नात ख़्वान कोई नात पढ़ रहा है तो अगर उसके आवाज़ के अंदर वो तसलसल नहीं होगा, वो रब्त नहीं होगा, तो फिर वो उसका जो है ना वोकल, उसका साउंड ऊपर नीचे हो रहा होगा। और आपको यानी जो सिंगिंग से, जो नाख़्वानी से थोड़ा बहुत लगाव रखते हैं या फिर सुनते हैं, या फिर आम बंदे को भी जिससे इसकी थोड़ी बहुत समझ है, उसे पता चल जाएगा कि नहीं भाई ये सुर में नहीं गा रहा है, इसकी आवाज़ ऊपर नीचे हो रही है। तो यही चीज़ जो है ना वो उसमें होती है शायरी के अंदर, कि अगर आप शायरी के वज़न को बरकरार नहीं रखते तो वो आपका शेर बिगड़ जाता है। तो शायरी करने का चौथा उसूल ये है कि आपको शायरी के वज़न को सीखना पड़ेगा। लेकिन जो मुख्तसर चीज़ यहाँ पे आपको समझानी मैं चाहता हूँ कि वज़न शायरी क्या है, तो उसमें दो चीज़ें आपको मैं इस वक्त समझाऊंगा कि मुतहरिक और साकिन। ये दो चीज़ें हैं, मुतहरिक और साकिन। अब ये क्या है मुतहरिक और साकिन क्या है, इसको मैं थोड़ा सा जो है वो लेकर चलूँगा। देखें, मुतहरिक उसे कहते हैं कि जिससे हर्फ के ऊपर कोई हरकत हो, यानी हरकत जैसे ज़ेर ज़बर पेश हो गया तो इसे मुतहरिक कहते हैं। साकिन उसे कहा जाता है जिसके ऊपर कोई भी ज़ेर ज़बर पेश ना हो, ठीक है, तो उसको कहा जाता है साकिन। जैसे आपको थोड़ी छोटी सी मिसाल दूं, उदास। अब उदास में जो पहला लफ्ज़ है अलिफ, उसके ऊपर पेश है, तो उसको क्या कहा जाता है, मुतहरिक, क्योंकि उसके ऊपर पेश है। अब दाल के ऊपर ना पेश है, ना ज़ेर है, ना ज़बर है, उसके ऊपर या तो जज़म है या फिर वो गोल निशानी है जो साकिन की होती है, तो इसको कहते हैं साकिन, उदास। ठीक है, पहला लफ्ज़ जो है वो मुतहरिक है, दूसरा साकिन है।
तो इस चीज़ों को मुतारिक और साकिन कहते हैं। इसको शायरी में किस तरीके से रखा जाता है, क्या इसका ख्याल रखना चाहिए, उसको मैं आगे चल के डिस्कस करूँगा कोर्स के अंदर। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि मुतारिक किसे कहते हैं और साकिन किसे कहते हैं। अब उसके बाद जो पांचवा हमारा जो दर्जा है उसे कहते हैं अयूब सुखन। यानी अयूब सुखन, आप कोई भी शेर लिख रहे हैं तो उसके अंदर जो ये लफ्ज़ है, अलकाब है, किसी से आप मुतासिर होकर या किसी के इश्क में आप शायरी लिख रहे हैं तो उसको शेर के अंदर मुखातिब करते हुए आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तू या तुम। जैसे ये है कि तुम्हारे आने से दिल में गुलाब खिलते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या लिखा है, तुम्हारे या तू। फॉर एग्जाम्पल आपने तू इस्तेमाल किया तो इसके नीचे वाली शेर में की लाइन में आपने उसमें आप डाल दिया कि आपके रहने से या आपके आने से या आपके आने से हालात। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपने इस्तेमाल कर ली कि आपने पहले जो है ना वो शेर की पहली लाइन में आपने तू इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद आपने कर लिया आप। तो ये अयूब सुखन कहलाता है कि आप एक ही टाइप के जो लफ्ज़ हैं उसे आप शेर के अंदर रखें, न कि अलग अलग आप उठा के लिख। देखिए ठीक है, जैसे आप है और तुम, ये किसी शख्स को आप पहले शेर में अगर तुम कह के मुखातिब कर रहे हैं और दूसरे के अंदर अगर आप कह के मुखातिब कर रहे हैं तो फिर ये अयूब में शुमार होगा, ऐब होगा शायरी के लिए। ये अयूब सुखन कहलाता है। अब इन दोनों को कहते क्या है कि शित्र खरबा और ताक़ीद लफ्ज़ी। अब शित्र खरबा और ताक़ीद लफ्ज़ी यानी किसी आप लफ्ज़ को जहाँ पे आपने शेर के अंदर उसके इस्तेमाल करना है तो उसको वहाँ पे रखने के बजाय आप किसी और जगह पर इस्तेमाल कर दें तो वो शेर बिगड़ जाता है। तो इसे इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक हद तक ये सही भी है कि जिस हद तक उर्दू ख़राब ना हो, ठीक है, जहाँ पर आपकी उर्दू को बिगाड़ पैदा नहीं हो रहा हो वहाँ पर किसी हद तक इसे जो है रखा जा सकता है। नहीं तो अगर आपकी उर्दू ख़राब हो रही है तो फिर इससे जो है ना ताक़ीद लफ्ज़ी कहेंगे और ये फिर शायरी के अयूब में भी आ जाता है। अब छठा जो हमारा उसूल है वो शेर की खूबियाँ हैं, यानी शेर को किस तरीके से खूबतर अच्छा बनाया जा सके। देखें इसके अंदर कभी कभी जो है ना वो इस्तारा का भी इस्तेमाल किया जाता है, तशबिया का भी इस्तेमाल किया जाता है, महासिल का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब ये चीज़ें जो हैं, इस्तारा है, महासिल है, तो ये अलामातें हैं, ये वो चीज़ें हैं कि शेर के अंदर, शायरी के अंदर जो है वो कुछ जगहों पर यानी एक दो जगहों पर आपने लगा ली तो एक बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो निखर के एक चीज़ खूबसूरत बन के आपके सामने आती है। एक वो होता है कि हद से ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर लिया गया, आपने हद से ज़्यादा फॉर एग्जांपल मुहावरात भी उसके अंदर डाल दी है, आपने जो है ना वो दूसरे अलकाब वो और चीज़ें भी डाल दी जिससे वो एक बहुत खूबियाँ आपने इसके अंदर डाल दी। जो पढ़ने वाला, जो आपको सुनने वाला, वो आपको दूर से पहचान लेगा कि अरे इसमें तो क्या कहते हैं ना वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी हुई, तो आपकी शायरी जो है ना वो फिर उस हिसाब से एक अच्छी नहीं लगेगी। सातवां जो हमारा सबसे अच्छा जो है ना वो है कि आपने किसी अच्छे उस्ताद के साथ जाकर जो है ना वो कंसंट्रेट करना है। यानी आप जो भी शेर लिख रहे हैं, जो भी गज़ल लिख रहे हैं, जो भी शायरी कर रहे हैं, तो आप किसी अच्छे उस्ताद से उसे चेक करवा लें कि भाई मेरा जो वज़न है, मैं कितने हद तक इसे सही लिख रहा हूँ, क्या मुझे जो है ना वो जो इस्लाहात अपनी शायरी के अंदर करनी चाहिए, कितने वज़न का ख्याल रखना चाहिए और कहाँ पर मैं गलत हूँ, किस तरीके से मुझे जो है ना वो अपनी शायरी को लेकर चलना चाहिए। तो वो जो आपके सामने जो चीज़ आएगी, यानी आप फिर जो आपको गाइड करेगा कि आपको किस तरीके से कैसे लेकर चलना है, आपकी खामी किस तरीके से, तो फिर वो आप देखिएगा कि खुद ब खुद ही जो है ना वो आपके अंदर निखार आना होना शुरू हो जाएगा। आपको फिर से मैं बताते चलूँ कि जो कवानीन, जो 7 चीज़ें मैंने बताई हैं शायरी को सीखने की, उसके ऊपर आप अमल करें। यानी देखिए किसी भी छोटी सी लैंग्वेज को आपको कॉपी करने के लिए, यानी इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए आपको उसे सुनना पड़ता है। जितना आप सुनेंगे आपके पास उतनी वोकैबुलरी बढ़ेगी, जितना आप सुनेंगे आपका स्किल्स उतना डेवलप होता है। तो यही चीज़ शायरी के अंदर है, जितना आप लिखेंगे, जितना आप सुनेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, आपकी शायरी के अंदर उतना ही निखार पैदा होगा। तो अब तक के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जो चीज़ें आपके सामने मैंने रखी हैं
उम्मीद है आपको सही तरीके से समझ में आ गए होंगे। वो वज़न है शायरी करने के, उसके ऊपर मैं पूरी वीडियो इंशाल्लाह लेके आऊँगा जो आपको बहुत ही मददगार साबित होगी। अब तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।